हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं एकदम? मैं एकदम अच्छा हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कंसीडरेशन के बारे में। सेक्शन 2D, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी मस्ट गिव समथिंग एंड मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। मुझको क्या मिलेगा बदले में? अगर मैं आपके लिए ये काम करता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये जो आपको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये जो आपका सेल्फिशनेस है, इसी को कंसिडरेशन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। विदाउट ए कंसिडरेशन देयर कांट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ जनरल रूल, although there are certain exceptions to this rule which we will discuss later on। बट अभी इंपॉर्टेंट बात निकल के क्या आई कि जो कंसीडरेशन है सेक्शन 2D में लिखा हुआ है, उसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। अब ये कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन को लैटिन वर्ड में डिफाइन किया है क्विड प्रो को, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सपोज आप लोग ट्रेवलिंग कर रहे हो प्लेन से, तो जो ट्रेवलिंग कंपनी है वो आपको ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस दे रही है, आपको ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो ट्रेवलिंग को। बदले में उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है पैसा, टिकट का फेयर मिल रहा है, वो उसके लिए कंसिडरेशन है। मैं अपना लैपटॉप 25,000 रुपए में बेच रहा हूं, तो लैपटॉप मेरा जा रहा है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे 25,000 रुपए मिलेंगे। वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, बदले में मुझे मिल रहा है। और सामने वाले के लिए क्या है? उसको 25,000 रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन उसको लैपटॉप मिल रहा है, तो लैपटॉप उसके लिए कंसिडरेशन है, पैसा मेरे लिए कंसिडरेशन है। जब आप सिनेमा में मूवी देखने जाते हो तो आपको जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप जो एंजॉय कर रहे हो, वो आपके लिए कंसिडरेशन है। और जो उसको आप पैसे पे कर रहे हो, टिकट का चार्ज दे रहे हो, वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है। अब सर व्हाट इज समथिंग इन रिटर्न? एंड समथिंग इन रिटर्न इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन ए famous and a leading case law of Curry versus Misha। तो क्या कहा कोर्ट ने इस केस लॉ के अंदर? A valuable consideration in the sense of the law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, detriment or loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। हम जो कंसीडरेशन समझ रहे थे, कंसीडरेशन उससे कहीं ज्यादा वाइडर है। और ये किसने एक्सप्लेन किया? 1875 में जो करी वर्सेस मीशा का केस लो हुआ था, उस केस लो के अंदर ये कोर्ट ऑफ जस्टिस की लाइंस है जो हमने अभी रीड की थी। यानी कि कोर्ट ये मानता है कि कंसिडरेशन का मतलब खाली कुछ पैसा मिलना या कुछ गुड्स मिलने या कुछ सर्विस एंजॉय करना, सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि आपने किसी आदमी को बोला कि अगर आप पार्क के 100 राउंड्स चक्कर लगाते हो, 100 चक्कर लगाते हो, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब उस आदमी ने बेचारे ने 100 चक्कर लगाए और अब आपसे जब 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो आप कह रहे हो कि भाई मैं क्यों दूं 1 लाख रुपए? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो विदाउट कंसिडरेशन है, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो फिर उस आदमी के साथ, बेचारे के साथ तो धोखा हो गया। उसने आपकी इच्छा पे, आपके कहने पे चक्कर लगाए, उसने आपके लिए काम किया, आपकी इच्छा पे काम किया, और अब आप कह रहे हो कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, आपने 100 चक्कर लगाए, मुझे क्या मिला? बताओ मुझे क्या कंसिडरेशन मिला? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कंसिडरेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव या कुछ वैल्यू में होना जरूरी नहीं है। सामने वाले को अगर डिट्रीमेंट हुआ है, उसको कुछ लॉस हुआ है, उसने कुछ सहन किया है, फोरबियरेंस किया है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो ये सारी चीजें भी कंसिडरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे उसने जो
पर 100 चक्कर लगाए, जो उसको एनर्जी वेस्ट हुआ है, जो उसको डिट्रीमेंट हुआ है, वो आपके लिए कंसिडरेशन माना जा सकता है और आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? इसी तरह आपने सपोज देयर इज ए चैन स्मोकर, ए पर्सन इज ए चैन स्मोकर, यानी कि कंटिन्यूअसली स्मोक करता है, एंड आपने उसको बोला कि भैया आप स्मोकिंग छोड़ दो, तो उसने बोला क्यों छोड़ू, तो आपने कहा हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। अभी स्मोकिंग उसके लिए एकदम हैबिचुअल था, उसने बहुत सहन करना पड़ रहा है, लेकिन उसने छोड़ दिया, 1 महीने तक स्मोकिंग छोड़ दिया। अब आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप कह रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा बदले में, मुझे कुछ मिलेगा तब मैं कंसिडरेशन दूंगा। तो क्या आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे? यस, आपको यहाँ पे जो उस आदमी ने सहन किया है, आपके कहने पे सहन किया है, आपकी इच्छा पे सहन किया है, वो आपके लिए कंसिडरेशन मानी जाएगी और आपको उसको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो यानी कि कंसिडरेशन कोई जरूरी नहीं है हमेशा कुछ वैल्यू में कुछ आपको दिखे, बल्कि सामने वाले को लॉस, उसको डिट्रीमेंट, उसका फॉरबियरेंस भी आपके लिए कंसिडरेशन हो सकता है। ऐसा इस केस लॉ में कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो क्लियर हो गया आपको, होप सो, कि कंसिडरेशन है वो एक वाइडर टर्म है, हम जो सोच रहे हैं उससे और कहीं ज्यादा बड़ी है ये टर्म। चलिए ये देखते हैं सेक्शन 2D में क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, यानी पास्ट कंसिडरेशन कुछ कर दिया है या फिर कुछ नहीं किया है। डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, करता है या नहीं करता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी फ्यूचर में कुछ करने का प्रॉमिस करता है। सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। चलो देखो, अब इतना तो क्लियर हो गया कि कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना बहुत जरूरी है, और नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। हाँ, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अपने कि कंसिडरेशन होना तो है, तो क्या कंसिडरेशन कुछ भी देने से चलेगा? कुछ भी कंसिडरेशन हो सकता है, इलीगल, अनलॉफुल, इमोरल, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोई भी कंसिडरेशन चलेगा, कम ज्यादा। क्या कंसिडरेशन के कुछ रूल्स है या नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल होंगे कुछ रूल्स। तो कंसिडरेशन क्या, मान लो मैं किसी का मर्डर करवाने की सुपारी देता हूं, तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? मैं मान लो किसी को डरा धमका के एकदम सस्ते दामों पे उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कुछ काम जो है नहीं किया मान लो, लेकिन कुछ फॉरबियरेंस सहन करना पड़ा, कुछ डिट्रीमेंट हुआ, कुछ लॉस हुआ सामने वाले को, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन हो सकते हैं। बट ओवरऑल कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए क्या रूल्स जरूरी है, कब कंसिडरेशन वैलिड मानी जाएगी, किन किन पॉइंट्स का होना जरूरी है, वो पॉइंट्स एक बार डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। तो पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एन एक्ट constituting consideration must be at the desire or request of the promisor. Hence, an act done at the desire of the third party or not at the desire of the promisor does not constitute consideration, does not constitute valid consideration. यानी कि कोई भी एक्ट अगर आपने किया है प्रोमिसर की इच्छा पे, प्रोमिसर कौन है यहाँ पे? जो ऑफरर है, जो फर्स्ट पार्टी है जिसने आपको ऑफर दिया है, उसकी इच्छा पे अगर आपने काम किया है, वो पैसे देने वाला है, तब तो वो वैलिड कंसिडरेशन है। अगर उसकी इच्छा के बिना आपने काम किया है या फिर उसकी इच्छा थी ही नहीं, किसी और की इच्छा पे आपने काम किया है, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एक्स सन इज लॉस्ट एंड वाई गोज इन सर्च फॉर हिम। कैन वाई कैन क्लेम रिम्यूनरेशन फ्रॉम एक्स। एक्स का बच्चा गुम गया और वाई उसको खोजने के लिए जाता है, तो क्या वाई एक्स से रुपए मांग सकता है उसके लिए? अलग अलग सिचुएशंस के अंदर इफ वाई डज दिस एक्ट वॉलंटरीली, अगर ये वाई ने
अपनी इच्छा से किया है, वाई को एक्स से या एक्स के बच्चे से कुछ लगाव था, उसके लिए उसने उसके बच्चे को खोजने के लिए खुद से चला गया, स्यो मोटो चला गया, किसी ने उसको नहीं कहा था। तो क्या रिम्यूनरेशन मांग सकता है? द आंसर इज नो। वो रिम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकता है, कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसने एक्स की रिक्वेस्ट पे या एक्स की डिजायर पे नहीं किया था, अपनी इच्छा से किया था। तो कंसिडरेशन का पहला रूल क्या है? मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जब आपने प्रोमिसर की डिजायर के बिना या उसकी रिक्वेस्ट के बिना कुछ काम किया है तो आप कंसिडरेशन लीगली नहीं मांग सकते हो। उसके बाद में इफ वाई डज दिस एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स, वाई ने ये काम एक्स की रिक्वेस्ट पे ही किया है। एक्स ने वाई को बोला कि क्या मेरे बच्चे को खोज के लाओगे, तो यहाँ पे वाई अगर उसके बच्चे को खोजता है तो वाई उससे क्या मांग सकता है? रिम्यूनरेशन मांग सकता है। तो ही कैन क्लेम। सेकंड सिचुएशन के अंदर रिम्यूनरेशन क्लेम किया जा सकता है। फिर थर्ड सिचुएशन है इफ वाई डज दिस एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड। अब ये वाई ने जो काम किया है वो जेड की रिक्वेस्ट पे किया है। तो अगर जेड की रिक्वेस्ट पे वाई जाता है तो फिर क्या एक्स उसको कंसिडरेशन देगा? द आंसर इज नो। एक्स की डिजायर पे, यानी कि प्रोमिसर कौन है यहाँ पे? एक्स है। अगर एक्स की डिजायर के बिना काम किया है तो क्लेम नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन कैन नॉट बी क्लेम। चलिए इनके आंसर्स लिख लेते हैं। तो ये थे आंसर्स, इनके रीजन के साथ में कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो आप जो है कहीं से जा रहे थे और वहां पे आग लगी थी एक बिल्डिंग के अंदर, और एक बंदा जो है वो चिल्ला रहा था कि कोई भैया उसकी जो ब्रीफ केस है वो उस ऑफिस के अंदर रह गई है और उस ब्रीफ केस के अंदर उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई उसको ला करके दे दे तो मैं उसको 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आप लोगों ने फटाक से जो है हिम्मत दिखाई और आप जाकर के वो ब्रीफ केस लेकर के आ गए। बताना क्या आपको कंसिडरेशन मिलेगा? यस, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इच्छा के ऊपर वो काम किया, अपनी रिस्क ली, आपने रिस्क लगा करके आपने काम किया है, उसके बदले में उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसकी इच्छा पे काम किया है, प्रोमिसर की इच्छा पे। अभी वही बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, एक लेडी चिल्ला रही थी कि उसके बच्चे को कोई बचा ले, आप फटाक से गए उसके बच्चे को बचा करके लाए। अब ये क्या है? ये आपका वॉलंटरी एक्ट है। आपने उसका कोई डिजायर के ऊपर काम नहीं किया था, आपकी दिल से इच्छा हुई थी कि उसके बच्चे को बचाना चाहिए, आपने उसके बच्चे को बचा लिया। तो यहाँ पे आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल सकता। एक फेमस केस लो हो रखा है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। इस केस लो के अंदर भी क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या है ये केस लो? देखते हैं। X spent ₹1 lakh on the construction of shops at the request of the collector of the district. X कौन है? कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर पे 1 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन और का काम करवाया, कुछ रिपेयरिंग का काम करवाया शॉप्स का मार्केट के अंदर। इन कंसिडरेशन ऑफ दिस वाई ए शॉपकीपर प्रोमिस्ड टू पे सम मनी टू एक्स। वाई ने जो है एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने एक्स को कुछ मनी देने का प्रॉमिस किया। इट वॉज हेल्ड दैट दिस एग्रीमेंट वॉज वॉइड बीइंग विदाउट कंसिडरेशन बिकॉज एक्स हैड कंस्ट्रक्टेड द शॉप्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द वाई। अभी वाई प्रोमिसर है, वाई की डिजायर पे तो काम किया नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने, काम तो किसके ऊपर किया है? डीसी के कहने पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे किया है। वाई ने पैसा देने से मना कर दिया, एक्स ने कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कि अगर आप शॉपकीपर के कहने पे ही काम करते तो आपको कंसिडरेशन लेने का अधिकार होता। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे, जो है कि कंसिडरेशन में मूव। यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे मे है, यानी कि मे मतलब कंपल्सरी नहीं है। मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम द प्रोमिसी हिमसेल्फ और फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो। यानी कि कंसिडरेशन जो आपको पे करना है या देना है वो आप खुद पे कर सकते हो, किसी और के थ्रू भी पे कर सकते हो। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस लो हो रखा है चिन्नैया वर्सेस रमैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है।
इस केस लो में क्या हुआ था, एक ओल्ड लेडी ने अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है अपने बेटी के नाम कर दी, और बेटी के नाम जब प्रॉपर्टी की तो उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी। एक कंडीशन ये डाली कि ये प्रॉपर्टी जब भी तभी एक्सेप्ट करना जब इसमें तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी सिस्टर को, यानी मेरी सिस्टर मतलब उसकी बेटी की क्या हो गई, मौसी हो गई, आंटी हो गई, तो अपनी मौसी को जो है एक पर मंथ एन्युटी देना पड़ेगा। तो वो लड़की ने बोला, डॉटर ने उसकी बोला कि यस ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब मौसी को एन्युटी दे दूंगी। ऐसा करके उसने प्रॉपर्टी अपने नाम शिफ्ट करवा ली, और उसके बाद में ओल्ड लेडी की क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसके बाद में जैसी उसकी डेथ हुई, वो इधर उस लड़की ने यानी अपनी मौसी को रुपए देना बंद कर दिया। तो जो मौसी थी उसने भांजी के ऊपर केस कर दिया, और केस किया कि भाई ये एन्युटी ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है लेकिन ये दे नहीं रही है। अब जो ये भांजी है उसका क्या लॉजिक था, उसने क्या क्लेम दिया कोर्ट के अंदर, उसने कहा कि भाई जो एग्रीमेंट है वो तो मेरा मदर के साथ हुआ था, तो ये कोई पार्टी नहीं है, और उसके अलावा मैं इनको पैसे क्यों दूं, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी पार्टी है और बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकता है। और दूसरा, इट मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, तुम्हारे को कोई जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन उसी लेडी से मिलना चाहिए था, किसी और ने तुम्हारे को कंसिडरेशन दिया था, वो भी वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिस ही खुद ही दे, पार्टीज जो है उसके अलावा भी थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन दे सकता है। तो यहाँ पे जो केस है वो मौसी के फेवर में गया। मौसी का नाम था चीनैया और उसकी भांजी का नाम था रमैया। तो चीनैया है वो प्लेंटिफ है, उसने केस फाइल किया, रमैया डिफेंडेंट थी, केस हार गई। ठीक है, उसके बाद में अब मान लो मैंने कोई सामान परचेज किया, अब मैं सामान परचेज करके लेके आ गया, उसके बाद में मैं उसका पेमेंट करने के लिए किसी और को भेज देता हूँ, अपने ब्रदर को बोलता हूँ कि आप पेमेंट चुका देना, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? यस, मैं मूव फ्रॉम एनी पर्सन, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मैं ही परफॉर्म करूंगा, कोई थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है जो हम परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल स्किल टैलेंट के ऊपर, पर्सनल ब्रांड के ऊपर है, तो फिर कंसिडरेशन है वो उसी से मूव होना चाहिए। अदरवाइज बाकी सब केस में, नॉर्मल केस में कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू बट नीड नॉट बी एडिक्वेट, सफिशिएंट इनफ होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसिडरेशन वैल्यू में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इफ द कंसिडरेशन इज गिवन with the free consent of the promisor, then the contract is not void merely because it is inadequate. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसेंट फ्री है, बिना किसी फोर्स का यूज किए उसने हाँ की है, कंसिडरेशन दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वॉइड नहीं हो जाएगा कि कंसिडरेशन कम है। कंसिडरेशन कम है, ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि इट मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। समथिंग मे बी एनीथिंग, समथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं अपना 1 लाख रुपए का लैपटॉप अपने एक स्टूडेंट को 10,000 रुपए में सेल करता हूं, इज इट अ वैलिड कंसिडरेशन? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसको 10,000 में दे रहा हूं, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से दे रहा हूं। Is it a valid consideration? Yes, it is a valid consideration. It is a valid contract. मैं अपना जो कार है वो 10 लाख रुपए की कार 2 लाख रुपए में अपने एक फ्रेंड को सेल कर रहा हूँ। Is it a valid contract? Yes, it is a valid contract. मैं अपनी इच्छा से उसको 2 लाख में बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसिडरेशन है वो एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है, बट केवल और केवल जहां पे कंसेंट फ्री नहीं है, सामने वाले पे फोर्स का यूज किया है, कुछ मेंटल प्रेशर डाल के काम करवाया आपने, वहां पे कोर्ट इसको लुक कुछ देखेगा जरूर, कंसीडर जरूर करेगा।
बट ये हर केस में एक एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। बस लॉ इतना ही कहता है कि इट मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ की आइज के अंदर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इनएडिक्वेट है, कितना है, कम है, ज्यादा है, ये लॉ का काम नहीं है, लॉ को कोई मतलब नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट मस्ट नॉट बी इल्यूसरी। कंसिडरेशन हमेशा रियल होनी चाहिए, इल्यूसरी नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई को कुछ काम करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं उसके लिए रीजनेबल पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पे जो रीजनेबल वर्ड है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, कंसिडरेशन रियल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है, रियल होना चाहिए। इल्यूसरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इल्यूसरी? ए से टू बी, विल यू गिव मी ₹1 lakh? बी आस्क्ड व्हाई शुड आई पे यू ₹1 lakh? ए रिप्लाइड, यू विल गेट हैप्पीनेस, तुम्हारे को खुशियां मिलेगी। बताना ये क्या है, इट इज इल्यूसरी। अब भाई बी कह रहा है कि भाई मेरे को पैसे मिलते तो मुझे खुशी मिलती। अब तुम्हें पैसे दे करके पैसे जा रहे हैं मेरे, तो खुशी मुझे कैसे मिल सकती है? जो खुशी जो मिलेगी वो क्या है, एक भ्रम है। आपको कई बार होता होगा, बेगर आता है, भिखारी और लोग आते हैं, बाबा जी आते हैं, तो वो आपको कई तरह के आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद क्या होते हैं, इल्यूसरी होते हैं। वो उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, आप लोग बता नहीं सकते कुछ मिला कि नहीं मिला। तो ये जो कंसिडरेशंस होती है वो इल्यूसरी होती है। या फिर मान लो एक्स प्रोमिस्ड वाई दैट ही विल पुट लाइफ इनटू वाइज डेड वाइफ। एक्स वाई को कहता है कि वाइफ को, जो वाइफ वाई की वाइफ डेड है, मर चुकी है, उसमें जान डाल देगा। बदले में वो कहता है मैं 1 लाख रुपए की प्रॉमिस करता हूं। ये कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पे इल्यूसरी है, क्योंकि मरे हुए आदमी के अंदर लाइफ नहीं डाली जा सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना ही बोलता है कि कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए और इल्यूसरी नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इंडिया के अंदर तीनों तरह की कंसिडरेशन हो सकती है। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होती है, प्रेजेंट फ्यूचर हो सकती है। अब चलिए पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? द कंसिडरेशन विच हैज ऑलरेडी मूव्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट। अब जैसे सर कैसे, मान लो एक आर्टिकल आता है, एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ सीखना है, ट्रेनिंग करना है। मैंने कहा ठीक है, तू ट्रेनिंग के लिए आ जा कल से। अब वो ट्रेनिंग के लिए आ गया, उसने मुझे 3-4 महीने तक सर्विसेज दी, मैंने उसको काम सिखाने का बोला, मैंने उसको कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि मैं तेरे को पैसे दूंगा। लेकिन अब मुझे लगा कि उस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत फायदा हुआ है उसके काम करने से। तो अब मैं उसको सोचता हूँ कि उसने जो काम किया, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, जो काम उसने कर दिया है उसके लिए अब मैं उसको कंसिडरेशन देना चाहता हूँ। यानी कि जो उसने मुझे पास्ट में सर्विसेज दी थी उसके लिए अब मैं उसको कंसिडरेशन देता हूँ। ये क्या, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, पास्ट कंसिडरेशन के बेस पे मैं उसको दे रहा हूँ। What is present consideration? The consideration which moves simultaneously at the time of the contract. अभी जैसे एक परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, इधर परचेज किया, इधर मैंने उसको परचेज करके पैसे पे किए, तो ये जो कंसिडरेशन मूव हो रही है वो क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन है। साइमल्टेनियसली इधर मैं गुड्स की डिलीवरी ले रहा हूँ, उधर मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, इट इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड द कंसिडरेशन विच इज टू बी मूव्ड after the formation of the contract is known as future consideration. अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट किया, सब डील डन हो गया, उसके बाद में अभी डिलीवरी देना बाकी है, उधर प्राइस देना बाकी है, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट नॉट बी समथिंग विच ए पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू। यानी कि ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से कुछ डिफरेंट होना चाहिए। It must be different from your present obligation. If the promisor is doing what he has legally bound to do, it adds nothing to its existing obligation. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो काम पहले से करना ही था, लीगली बाउंड से आप करने के लिए, वही काम के लिए आप पैसे नहीं मांग सकते हो। अब जैसे मान लो एक जो वकील साहब है, वो वकील साहब कहते हैं कि मैं आपका केस जो है वो
कोर्ट में लड़ूंगा, लेकिन उस केस के लिए मैं 1 लाख रुपीज की फीस चार्ज करूंगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं केस जीत गया तो मैं आपसे 2 लाख रुपए लूंगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं। हम जीतने के बाद भी कितने रुपए देंगे? 1 लाख रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो 1 लाख उनकी फीस है, तो 1 लाख की फीस में उनकी लीगल ड्यूटी है कि वो केस को जीते। 1 लाख रुपए वो केस हारने के लिए ले रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि जीत गया तो 2 लाख लूंगा। इसका मतलब 1 लाख तो हारने पे लेना ही है, यानी कि हारने के लिए 1 लाख, जीतने के लिए 2 लाख। तो ये उनकी ड्यूटी है कि जो उनकी फीस है उसके अंदर वो अपना बेस्ट करे और हमारे को यानी अपने क्लाइंट को केस जिताने की कोशिश करे। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है। उनकी पहले से लीगल ड्यूटी है केस जीतना। जीते नहीं जीते वो लक का मैटर है, चांस है, बट वो अलग से फीस नहीं ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। उसके बाद में मान लो एक्स जो है वो उसको कोर्ट से कॉल आता है, समन आता है, एक बुलावा आता है कि आप एक विटनेस हो, आपको कोर्ट में गवाही देना है। तो वाई जो है वो एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कहता है कि तुम गवाही दे दो, क्योंकि वाई के फेवर में गवाही देने वाला है एक्स, उसका आई विटनेस है। तो वाई कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा उसके बदले में। एक्स उससे पैसे लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब बताना यहाँ पे ये कंसिडरेशन वैलिड है? द कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि एक्स को गवाही देने का जो काम है वो तो उसको लीगली ही बाउंड है करने के लिए, तो उसके लिए वो वाई से पैसे नहीं ले सकता है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देता हूं। आपके घर पे मान लो कोई चोर वोर घुस आए हैं, या फिर कुछ लोग आ गए हैं, बदमाश लोग जो कुछ तोड़ फोड़ करने लग गए। तो आपने रात को 12 बजे पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बोला कि ये लोग ये सब दिक्कत हो रही है, तो प्लीज आकर के हमें सेव करिए। तो पुलिस वाला आपको बोलता है कि भाई ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन हम आपसे 50,000 रुपए चार्ज करेंगे, तब तो हम आपको बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? 50,000 रुपए आप उनको बोलते हो कि ठीक है आप आ जाइए, हम 50,000 रुपए दे देंगे। बाद में वो आते हैं, चोर को पकड़ के लेके जाते हैं, आपको बचा लेते हैं, फिर कहते हैं हमारा पैसा, आप पैसा देने के लिए बाउंड हो? द आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। जो उनकी लीगल ड्यूटी थी करने की, वही काम उन्होंने किया है, उसके लिए वो पैसा नहीं मांग सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच ए पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू। जो काम करने के लिए पहले से बाउंड है, उसके अलावा कुछ होना चाहिए, उसके लिए पैसे नहीं मांग सकता है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल या अनलॉफुल और इमोरल और ओपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2-3 चैप्टर्स के बाद में, डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी कंसिडरेशन है वो इलीगल इमोरल नहीं होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी, कोर्ट में आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। ए प्रोमिसेस बी टू पे ₹1,000 to beat C. B beats C and claims ₹1,000 from A. A refuses to pay. B cannot recover because the agreement is void on the ground of unlawful consideration. किसी को मार करके पीट करके आप पैसा नहीं ले सकते हो, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता। कंसिडरेशन है वो क्या है? अनलॉफुल है। नेक्स्ट है, Ram promises Mohan to obtain an employment in the public service and Mohan promises to pay ₹1 lakh to Ram. यहाँ पे राम जो है वो क्या कह रहा है? पब्लिक सर्विस से क्या मतलब है? यहाँ पे पब्लिक सर्विस यानी कि गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी दिलवा देगा राम मोहन को, और मोहन बदले में 1 लाख रुपए दे देगा राम को। ठीक है। द एग्रीमेंट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन। ये क्या दे रहा है? ये रिश्वत दे रहा है। और जो पब्लिक ऑफिस यानी गवर्नमेंट की नौकरी बेचना अपने आप में अनलॉफुल है। गवर्नमेंट के अंदर नौकरी आपको एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे राम उसको पैसे लेके मोहन को नौकरी देने की बात कर रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया, क्योंकि कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल है।
तो ये थे कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए कुछ रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 रूल्स हैं वो आप लोगों को माइंड के अंदर रखने हैं। इन पे बहुत ज्यादा केस लॉज हो रखे हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये वाला जो पॉइंट है मस्ट बी समथिंग, इसके अंदर वकील साहब वाला वो भी केस हो रखा है, और जो विटनेस का मैंने एग्जांपल दिया था वो भी यहाँ पे केस लो हो रखा है। ऊपर 2 इंपोर्टेंट केस लो आपको मैंने डिस्कस किए, तो यहाँ पे काफी सारे केस लोज भी हो रखे हैं। इन पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूजिंग होते हैं समझने के लिए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा क्लियर हो आपको, होप सो। कोई क्वेरी हो, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो फीडबैक जरूर देते रहे और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।